मैं कमल ग्रोवर शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए हमारा टॉपिक राष्ट्रपति। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण चर्चा की। आज हम उसी चर्चा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके सामने, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मुझे आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर सभी को आता होगा और इसका आंसर है श्री रामनाथ कोविंद। अब हम चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम के अंदर अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अवश्य आता है। तो उसी क्रम में मेरा पहला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो हमारे देश में जो कार्यपालिका है उसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो मेरा पहला प्रश्न इसी संदर्भ में कि किस अनुच्छेद में हमारे देश की राष्ट्रपति के बारे में जो प्रारंभिक उल्लेख है वह मिलता है? कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52। पिछली कक्षाओं में इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज केवल हम लोग उन्हीं के आधार पर प्रश्नों को ही अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा मेरा प्रश्न है इसी के संदर्भ में, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है राष्ट्रपति और दूसरा होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका में आते हैं। इसमें मेरा प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसमें निहित होती है? वो तो हमारे सामने उत्तर है, राष्ट्रपति में निहित होती है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि देश की संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मेरा प्रश्न है किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि देश की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 53 में स्पष्ट उल्लेख किया गया संविधान के अंदर कि देश की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। साथ ही साथ में यह भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, तो किसके माध्यम से करता है? कौन राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है? किसकी सहायता से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। लेकिन ध्यान रखना है संविधान के अंदर इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। संविधान में केवल इतना ही बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। संविधान में इतना ही उल्लेख किया गया है। लेकिन वो अधीनस्थ अधिकारी कौन है? वो अधीनस्थ अधिकारी हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री।
ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं? तो प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न में 3 बातें शामिल हो जाती हैं। पहली बात, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब आपके सामने है, अनुच्छेद 54। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। अब मेरा मेन प्रश्न है, मूल प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्य, और इसी के साथ में जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 3 राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो 543 और 543 लोकसभा सदस्य, 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। संसद के सभी सदस्य और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 55(1) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न पर चर्चा से पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली व अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, रीति। अब मेरा प्रश्न है, क्योंकि मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत का जो मूल्य है वह कितना होता है? हमारे संविधान की निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद और विधायक के मत का मूल्य समान रखने के लिए हमें एक विधायक के मत का मूल्य का सूत्र ज्ञात करना पड़ता है, और इसी तरह से हमें एक सांसद के मत के मूल्य को ज्ञात करना पड़ता है। तो उसी क्रम में एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है 1971 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य विशेष की जनसंख्या, उसमें हम लोग उस राज्य विशेष के विधायकों की संख्या का भाग दे देंगे। जो जवाब आएगा उस जवाब में हम लोग फिर से पुनः हम 1000 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में राष्ट्रपति के निर्वाचन का में एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए इसको एक बार फिर से, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत का मूल्य का सूत्र क्या है? राज्य की जनसंख्या, उसमें हम विधायकों की संख्या का भाग दे देंगे, राज्य के विधायकों की संख्या का भाग दे देंगे, और उसमें हम पुनः 1000 का भाग दे देंगे, तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। इसी तरह से मेरा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद
55(1) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक सांसद के मूल मत है उसके मूल्य को हम किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे? तो बहुत आसान सा इसका जवाब है कि जितने भी हमारे राज्य विधानसभाएं हैं, जितने भी हमारी राज्य विधानसभाएं हैं, उनके सभी विधायकों में हमारे संसद निर्वाचित विधायक राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, इसमें सभी राज्य भी आ जाएंगे और संघ शासित प्रदेश भी आ जाएंगे। जिनमें विधानसभाएं हैं उनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद इसमें आ जाएंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास में एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण की अवधि से, जिस दिन राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो विजेता है, जिस दिन वह पद धारण करता है, उस तारीख से लेकर के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। यहां भी हमें ध्यान रखना है कि जब तक उसका नया उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पद से त्याग पत्र नहीं देता है। यद्यपि भारत में यह परंपरा रही है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, पद धारण करने वाले व्यक्ति उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है नहीं हो पाता है 5 साल की अवधि के दौरान, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि नया उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। सामान्यतः हम राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण की अवधि से 5 वर्ष मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कार्यकाल समय से पूर्व होता है तब भी, और या जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, दोनों ही परिस्थितियों में अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। और इस संबोधित त्याग पत्र की सूचना जो है राष्ट्रपति जो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति संबोधित करता है उसकी लिखित सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व हटाने के लिए किसे आधार माना जाता है? प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति को अगर समय से पूर्व हटाना है तो किस आधार पर राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर समय से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रपति को यदि समय से पूर्व हटाना है तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाअभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, और जिसे हम अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया शब्द का उल्लेख, इस महाअभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। इस शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। और जो प्रक्रिया है, मेरा अगला प्रश्न इसी के बारे में है कि जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख, यानी कि महाअभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 61 में
राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन जो शब्द का उल्लेख है वो हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद 56 में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में महाभियोग का वर्णन हमें किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। जब आपसे शब्द के बारे में पूछा जाता है, केवल शब्द के बारे में पूछा जाता है तो 56 जवाब होगा, और जब प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया जाता है तो अनुच्छेद 61 होगा। लेकिन महाभियोग का उल्लेख किन अनुच्छेदों में मिलता है तो हमारा जवाब होगा अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मींस कितनी उम्र का व्यक्ति, कम से कम कितनी उम्र का व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है? तो 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है, कम से कम 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। अधिकतम उम्र की सीमा निर्धारित नहीं है, संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न था ये वाला आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए संसद के किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है वह संसद का किस सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो? तो इसका जवाब है लोकसभा। उसे लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें इस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके। तो प्रश्न की भाषा, प्रश्न की शब्दावली को अवश्य देखें। प्रश्न को गलत पढ़ने पर आपका उत्तर गलत हो सकता है। प्रश्न की शब्दावली को अंतिम शब्द तक पढ़ें और उसके बाद सोच विचार के अपने जवाब को लिखें दें। तो प्रश्न हमारा था, राष्ट्रपति उम्मीदवार है वह संसद के किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? तो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और हमें ध्यान होना चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी भी हमारे भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है, जब एक उम्मीदवार नामांकन करने जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो हमें ध्यान रखना है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक, यानी कि कुल 100 व्यक्तियों की, 100 जो हैं व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये प्रस्तावक अनुमोदक हम नहीं होंगे, हम आम जनता में से नहीं होंगे। ये प्रस्तावक और अनुमोदक राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्यों में से ही हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसको नामांकन के समय जमानत राशि कितनी जमा करवानी पड़ती है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है उसे नामांकन के समय जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। क्यों करवानी पड़ती है? ऐसा इसलिए किया गया है कि हर आम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए नामांकन नहीं भरे, उसको रोकने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। पहली बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का नामांकन में उम्मीदवार का जो है जमानत राशि जमा करवाता है और कुल वैध मतों का
1/6 भाग 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि वो जमानत राशि जमा कहां करवाएगा, तो वो जमानत राशि आरबीआई के पास जमा होती है। अब मैं फिर प्रश्न पर आता हूं कि कितनी राशि उम्मीदवार को जमा करवानी पड़ती है, तो ये राशि वर्तमान में 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन के दौरान, नामांकन के समय आरबीआई के पास में जमा करवानी पड़ती है। अगर किसी कारण से कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसी परिस्थिति में उस उम्मीदवार की जमानत राशि आरबीआई जब्त कर लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व हटाने के लिए जिस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन के कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव का आशय प्रकट किया जाता है। तो यहां मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेता हूं 1 मिनट में आपके सामने कि राष्ट्रपति को उसके समय से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, वह संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में से किसी सदन में शुरुआत की जा सकती है, उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के खिलाफ के विरुद्ध यदि महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो उस प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन की 1/4 सदस्य जो है उन्हें यह प्रस्ताव का आशय प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को यदि महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना है तो उन्हें 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाना है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो ऐसे में दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न का जवाब ध्यान से सुनेंगे। संसद के दोनों सदनों में संसद की प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या, संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या, संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या मतलब 545 लोकसभा के और 245 जो सदस्य हैं राज्यसभा से, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके सामने, अच्छा चुनौती वाला प्रश्न था। बहुत से बच्चे यहां गलत कर देते हैं। प्रश्न का जवाब फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग जो है प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद की कुल सदस्य संख्या का संसद में उपस्थित सदस्य की संख्या नहीं आएगा, संसद में कुल वह उपस्थित भी नहीं आएगा। जवाब होगा संसद की कुल सदस्य संख्या का जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए का वेतन प्राप्त होता है और यह वेतन आयकर मुक्त होता है और उसे अन्य प्रकार की वेतन भत्ते, आवास, चिकित्सा सुविधा आदि भी प्राप्त होते हैं और कार्यकाल पूरा होने के बाद में उसे उसके वेतन का आधा पेंशन के रूप में प्राप्त होता है और उसे आवास व अन्य प्रकार की सुविधाएं बनी रहती हैं। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके परिवार के सदस्यों को कुछ सुविधाएं बनी रहती हैं।
अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से प्रकार के विधेयक जो हैं संसद में जो प्रस्तुत किए जाते हैं जिनको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो प्रश्न से चर्चा से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रकार के जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनते हैं। मेरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत ही तभी किया जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है? तो इसका जवाब है धन विधेयक। धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिससे संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि धन विधेयक जो है संसद में सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अंतिम प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की विधेयक की स्वीकृति के संदर्भ में कौन सी प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी विधेयक जो संसद में पारित हो जाता है, जब वह राष्ट्रपति के पास, जब वह विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास भेजा जाता है, उसके बाद ही वह अधिनियम बनता है। तो जब राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उन विधेयकों को रोकने के लिए उन वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। 42वां जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार यदि कोई भी विधेयक, यदि कोई भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि कोई भी विधेयक या मंत्रिपरिषद की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो उसी के तहत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें पहली है निलंबनकारी वीटो, दूसरी है आत्यांतकारी वीटो और तीसरी है जेबी पॉकेट वीटो। तो यह थी राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अब तक हम लोग पिछले लेक्चर्स को काउंट करके हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। राष्ट्रपति का विस्तार से अध्ययन हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल, निर्वाचन, शक्तियों आदि के बारे में मेरे पिछले वीडियोज़ में आप अध्ययन कर चुके हैं। और आज उसी जुड़ी हुई मैंने आपके सामने एक छोटी सी प्रश्न श्रृंखला रखी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न श्रृंखला और मेरे द्वारा पढ़ाए गए पिछले लेक्चर्स आप सभी के लिए बहुउपयोगी साबित होंगे। यह पूरी श्रृंखला जो है कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12वीं के कक्षा 12वीं के कला वर्ग के राजनीति विज्ञान के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसी तरह से यह प्रश्न श्रृंखला विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न श्रृंखला सभी के लिए बहुत ही लाभदायक, लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।